नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक रूढ़िवादी पिता और बेटे के प्यार को कहानी के माध्यम से बताने जा रही हूँ दोस्तों। पिता का नाम सुरेश होता है और बेटे का नाम राघव होता है। सुरेश जी हॉस्पिटल के बेड पर जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे और बेहोशी में भी उनके मुंह से केवल एक ही नाम निकल रहा था, राघव। राघव उनका लाडला और होनहार बेटा था दोस्तों, जिसका जीवन बनाने के लिए न जाने उन्होंने अपने जीवन में कितने त्याग और समझौते किए थे, पर बेटे ने भी उन्हें निराश नहीं किया दोस्तों। आज अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी में वह कार्यरत है। भारत आना जाना तो कम हो गया, पर माता पिता से प्यार कम नहीं हुआ दोस्तों। रोज नियम से उनके पास फोन करता है और बोल रहा था कि इस बार जब वह भारत आएगा तो उन्हें भी साथ ले जाएगा। पर उसके आने से पहले ही यह सब हो गया दोस्तों। सुरेश जी मंडी गए हुए थे सब्जी खरीदने। घर लौटते वक्त उनकी पुरानी स्कूटर एक टेम्पो की चपेट में आ गई दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। जब थोड़ा होश आया तो खुद को उन्होंने हॉस्पिटल में पाया अपने आप को। पत्नी और दोनों बेटियां उन्हें घेर कर खड़ी हुई थी। बस इतना ही समझ पाए वे कि वे कह रही थी कि आप चिंता मत कीजिए पिताजी, आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों पूरे शरीर में केवल दर्द का एहसास हो रहा था उन्हें। उसके बाद दोस्तों उन्हें 15 दिन हो गए थे हॉस्पिटल में। बीच बीच में उन्हें होश आता और फिर वो बेहोश हो जाते। हादसा इतना भयानक था कि उनकी जीवित बचने की आशा बहुत ही कम थी। पर शायद उनकी पत्नी और बच्चों की दुआओं का असर था कि धीरे धीरे वे स्वस्थ हो रहे थे। हाथ पैर की हड्डियों में प्लास्टर बंधा था, सर पर भी गहरी चोट थी, जिसके कारण उनके कोमा में जाने का खतरा बहुत ज्यादा था। उनकी पत्नी सुधा, जो हर समय अपनी कमर और घुटने के दर्द का रोना रोती रहती थी, अब न जाने कहां से उसमें इतनी शक्ति आ गई थी कि दिन रात उनकी सेवा में हाजिर रहती थी दोस्तों। बीच बीच में दोनों बेटियां सीमा और रीना भी मिलने आती थी और अवसर मिलने पर दामाद भी उनके हालचाल पूछने आ जाते थे। सुधा और सुरेश जी की 55 साल की उम्र हो गई थी। पति पत्नी ने मिलकर जिंदगी के सभी अच्छे बुरे अनुभव को जिया था दोस्तों। परिवार में 5 सदस्य थे, पति पत्नी और 2 जुड़वा बेटियां और एक उनका राजकुमार राघव। उसे राजकुमार कहना ही उचित होगा, क्योंकि सुरेश जी ने अपने बेटे का लालन पालन एक राजकुमार की तरह ही किया था। उसके मांगने से पहले ही चीजें हाजिर हो जाती थी। बेटे के सामने उन्होंने बेटियों को कभी महत्व नहीं दिया दोस्तों। हमेशा उन्हें बोझ ही समझा, जिनसे वह जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहते थे। दोस्तों बेटी सीमा ने जब 19वें वर्ष में कदम रखा तो पत्नी के विरोध के बावजूद भी उसके हाथ पीले कर दिए उन्होंने। उनके इस व्यवहार के पीछे उनकी माताजी का बहुत बड़ा हाथ था। पति और सास के सामने सुधा जी की एक भी नहीं चलती थी। सीमा बड़ी लड़की थी और घर की परिस्थितियों को ज्यादा अच्छे से समझती थी, इसलिए उसने भी बहन के उज्जवल भविष्य की खातिर यह शादी कर ली दोस्तों। इस शादी के पीछे उसकी केवल एक ही शर्त थी कि उसकी शादी के बाद रीना पर शादी के लिए कोई दबाव नहीं बनाएगा और जब तक वह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, उसकी शादी का जिक्र भी इस घर में नहीं होगा। दोस्तों तब दादी और पिता ने उससे वादा किया कि जैसा वह चाहती है बिल्कुल वैसा ही होगा। उसकी शादी हो जाने से उसका भार कुछ कम हो जाएगा और वह रीना को पढ़ने का पूरा अवसर देंगे। दोस्तों कहने को तो दोनों जुड़वा बहन थी, पर जहां सीमा परिस्थितियों के साथ समझौता कर लेती थी, वहीं रीना विद्रोही प्रवृत्ति की थी। दोनों के जन्म में 10 मिनट का अंतर था, पर फिर भी सीमा ने हमेशा रीना के लिए अपनी खुशियों के साथ समझौता किया। सुधा जी के लिए बेटा बेटी दोनों बराबर थे, पर घर में उनकी इस सोच से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। और उल्टा दादी तो जब तक जीवित रही उन पर इल्जाम ही लगाती रही कि बेटियों को बढ़ावा देकर सुधा जी ने ही बिगाड़ा है और अपने पिता के खिलाफ कर दिया। पिता की हर बात का विरोध करना तो जैसे इन लड़कियों ने अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिया हो। लगता है भगवान ने सारी समझदारी इन माँ बेटियों को ही दी है। दोस्तों जैसा कि सुधा जी को अंदेशा था वैसा ही हुआ। सीमा की शादी के 2 साल के बाद ही रीना के लिए लड़के देखे जाने लगे, पर अब तक तीनों समझ चुकी थी कि सिर्फ विरोध करने से काम नहीं चलने वाला है। अब की बार उन्हें कुछ ठोस कदम उठाना होगा, क्योंकि रीना का भविष्य उज्जवल था। वह पढ़ने में बहुत होशियार थी। इस तरह शादी के बंधन में बंधकर वह अपनी बेटी का उज्जवल भविष्य खराब नहीं करना चाहती थी दोस्तों। और जिस तरह का जीवन साथी उसके पिता उसके लिए देख रहे थे, उन्हें अपने बेटी का पूरा भविष्य ही अंधकार में डूबता हुआ नजर आ रहा था दोस्तों।
इस साल उसकी ग्रेजुएशन पूरी होनी थी। दोस्तों, सुधा जी के दामाद अखिल बहुत समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने अपने ससुर को समझाने की पूरी कोशिश की, पर जब बात नहीं बनी तो उन्होंने सीमा से कहा, अगर हम रीना को पढ़ने के लिए विदेश भेज दें तो कैसा रहेगा। इस प्रकार वह शादी के झंझट से भी बच जाएगी और अपने सपने को भी पूरा कर पाएगी, क्योंकि यहाँ तो तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी दादी उसके हाथ धोकर पीछे पड़े रहेंगे और घर के तनावपूर्ण माहौल का असर उसकी पढ़ाई के साथ साथ उसके मन पर भी होगा। सीमा को यह सुझाव पसंद आया और उसने माँ से बात कही। दोस्तों, सुधा जी को यह बात अच्छी लगी। उनके पास यही आखिरी विकल्प था, क्योंकि पति को समझा समझा कर वह हार चुकी थी। दोस्तों, यह जानते हुए कि इस निर्णय के कितने दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं, शायद पिता और बेटी के बीच का संबंध भी खतरे में पड़ जाए, फिर भी उन्होंने इसी रास्ते पर चलने का निर्णय लिया, क्योंकि केवल इसी तरह से वह अपनी बच्ची का भविष्य संवार सकती थी, चाहे इसके लिए उन्हें पति की नाराजगी ही क्यों न झेलनी पड़े। दोस्तों, रीना भी इसके लिए तैयार थी और पिताजी से पूछने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। पर समस्या थी पैसे की। विदेश में पढ़ाई कोई हंसी खेल तो नहीं, इतने पैसों का इंतजाम कैसे होगा। तब अखिल जी बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए माँ जी, कुछ रुपयों का मैं बंदोबस्त कर दूंगा और कुछ रीना को पढ़ाई के लिए लोन मिल जाएगा, जिसे वह बाद में नौकरी लगने के बाद धीरे धीरे चुका सकती है। इसके बाद रीना अपने सपने पूरे करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चली आई। उसके इस तरह घर छोड़कर चले आने से पिताजी बहुत नाराज हुए और उससे सभी प्रकार के रिश्ते तोड़ दिए। दोस्तों, पिताजी जानते थे कि रीना को भेजने में माँ का हाथ है, इसलिए वह उसकी माँ से भी नाराज रहते थे। उन्होंने नाराजगी में रीना को राघव की शादी में भी नहीं बुलाया था और न ही खुद रीना के विवाह में शामिल हुए थे। रीना ने अभिषेक से प्रेम विवाह किया था, वह भी उसकी तरह ऑस्ट्रेलिया पढ़ने आया था। आज रीना पति और बच्चे के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती है और अपनी सफलता का सारा श्रेय अपनी माँ और बहन के साथ साथ जीजा अखिल को भी देती है। दादी गुजर चुकी थी। दोस्तों, इतना समय गुजर जाने के बाद भी अभी तक पिताजी की नाराजगी कम नहीं हुई थी। दोस्तों, रीना को उनकी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानती है उसने जो किया सही किया। अगर पिताजी की बात मानती तो न जाने आज उसकी क्या दशा होती है। समझते तो पिताजी भी हैं कि रीना ने जो किया बिल्कुल सही किया, पर यह केवल उनका अहंकार है जो उन्हें सच्चाई स्वीकार करने से रोक रहा है। दोस्तों, जैसे ही रीना को पिताजी के एक्सीडेंट की खबर मिली, वह सब कुछ छोड़कर माँ और बहन के पास पहुंच गई। पिताजी के इलाज का सारा खर्च उसी ने उठाया, क्योंकि पिताजी तो बेटे के लिए अपना घर तक गिरवी रख चुके थे। अब उनके पास सिवाय अपनी पेंशन के कुछ नहीं बचा था और उनके लाडले बेटे ने अभी तक घर को छुड़ाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया था। दोस्तों, जब माँ ने राघव को पिताजी के बारे में बताया तो वह बोला, माँ मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच रहा हूँ, तुम चिंता मत करना। पर उस दिन के बाद से ना तो उसका फोन आया और ना ही वह आया। दोस्तों, इस मुश्किल समय में सुधा जी को केवल बेटियों का ही सहारा था। जिस बेटे से उनकी पति ने न जाने कितनी आशाएं पाल रखी थी, वह ऐसा व्यवहार करेगा, इसकी तो उन्होंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। फोन पर तो वह मीठी मीठी बातें करता था, पर आज जब सच में माँ बाप को उसकी जरूरत पड़ी तो वह भाग खड़ा हुआ। अगर सही समय पर रीना नहीं आती तो न जाने सुरेश जी का क्या होता है। और इतना सब करने के बाद भी सुरेश जी अभी भी बिटिया से नाराज है। उन्होंने बेटी की तरफ ठीक से देखा तक नहीं, बस केवल बेटे का नाम जपते रहते। उन्हें इस बात की गलतफहमी है कि यह सब कुछ राघव ने किया। आज उनकी तबीयत कुछ ठीक थी तो उन्होंने सुधा से पूछा, राघव कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उन्हें चुप देखकर वह फिर बोले, समझ गया, शायद काम की अधिकता के कारण वह आ नहीं पाया। पर देखो, पिता के इलाज में उसने कोई कमी नहीं होने दी। भगवान ऐसा बेटा सबको दे। दोस्तों, सीमा और रीना भी यह सब सुन रही थी। सुधा जी बोली, भगवान ऐसा बेटा किसी को न दे, हाँ पर ऐसी बेटियां सबको जरूर दे। आपको क्या लगता है आपका इलाज राघव ने करवाया है? आपकी यह जिंदगी मेरी बच्चियों की देन है। अगर आज सीमा और रीना ना होती तो पता नहीं आज क्या होता। तभी सीमा आगे बढ़ी और बोली, हाँ पिताजी, आपका इलाज आपके लाडले बेटे ने नहीं बल्कि इस रीना बेटी ने करवाया है, जिसका आप चेहरा भी नहीं देखना चाहते। क्यों, ऐसी भी क्या गलती हो गई है रीना से?
यही ना कि उसने आपकी गलत जिद के ऊपर अपने सपने को महत्व दिया। अगर उस दिन रीना ने आपकी बात मान ली होती तो आज आप जिंदा नहीं होते। आपका कायर बेटा तो आपके एक्सीडेंट की खबर सुनकर ही भाग खड़ा हुआ। उसने आपका हालचाल पूछने के लिए एक फ़ोन तक करना ज़रूरी नहीं समझा। और एक आप हैं कि बेहोशी में भी उसी का नाम लिए जा रहे हैं। अच्छा होगा कि अपनी आंखों पर से आप अपने बेटे के नाम की पट्टी हटा कर देखें तो आपको एक ऐसी बेटी दिखाई देगी जिसे आपने कभी प्यार ही नहीं किया, पर फिर भी आज उसने आपकी जान बचाई। अगर वह भी राघव की तरह मतलबी हो जाती तो आज क्या होता आपका। फिर सुधा ने उनके सामने सारी सच्चाई बताई। सच जानकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे दोस्तों। आज वह खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे थे। जिस बेटी को उन्होंने कभी अपना समझा ही नहीं, आज उसी ने उसकी जान बचाई। उन्होंने माफ़ी मांगते हुए रीना से कहा, बेटी, जो समय बीत चुका है उसे तो मैं लौटा नहीं सकता, पर हो सके तो अपने इस अभागे बाप को माफ़ कर देना। मैं समझ नहीं पाया कि ईश्वर ने बेटियों के रूप में मुझे दो अमूल्य रत्न दिए हैं। वह फिर कहते हैं कि सारी जिंदगी पत्थर को हीरा समझकर उसे सीने से लगाए रहा। मुझे माफ़ कर दो बेटी। दोनों बहनें रोते हुए पिता के गले लग गई दोस्तों। जिस प्यार के लिए वह बचपन से ही तरस रही थी, उन्हें आखिर मिल ही गया। उसके बाद ना तो कभी सुरेश जी ने राघव के पास फ़ोन किया और ना ही कभी उसका फ़ोन आया। रीना ने पिताजी का मकान भी उन्हें दिलवा दिया। सुधा जी और सुरेश जी के मन में बेटे के लिए दुख तो है, पर इस बात की खुशी भी है कि उनके पास रीना और सीमा जैसी दो बेटियां हैं जो किसी भी परिस्थितियों में उनका साथ नहीं छोड़ेंगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।